हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल इंडियन कॉमिक्स यूनिवर्स। तो आज की कॉमिक्स है बच्चों का दुश्मन। तो चलिए शुरू करते हैं। दिल्ली का एक व्यस्त बाजार दरियागंज में स्थित राज पब्लिक स्कूल। छुट्टियों की घंटी अभी बजी ही थी कि कक्षाओं से निकलकर बच्चे टिड्डी दल की तरह स्कूल के कंपाउंड में गुजरकर मुख्य गेट की ओर लपके। और ठीक उसी समय स्कूल के बाहर सड़क पर से गुजरता सामान से लदी एक टेम्पो इतनी तेजी के साथ लहरा कर मुड़ा कि सामान से भरा एक बंडल ठीक स्कूल के मेन गेट पर आ गिरा। झटके साथ ही जमीन पर गिरने के कारण बंडल जगह जगह से फट गया और चॉकलेट के कई पैकेट इधर उधर छितर गए। चॉकलेट, अरे वाह, मुफ्त की चॉकलेट। देखते ही देखते बच्चों के झुंड पर बंडल पर टूट पड़े। चॉकलेट की बरसात हुई है। आह, यम यम, लूटो, वाह, मजा आ गया। ओह, मुफ्त की चॉकलेट क्या स्वादिष्ट है। ये दृश्य देखते ही चौकीदार उनकी तरफ लपका। अरे अरे बच्चों, क्या करते हो? फेंको फेंको इन चॉकलेट को। इस प्रकार लावारिस पड़ी चीजों को खाना खतरनाक है, फेंको। अरे क्या हुआ इसे? कहीं चॉकलेट छीनकर फेंक देने से तो नहीं? नहीं नहीं। बच्चे की हालत देखते ही वह बुरी तरह से उछल पड़ा। आंखें फटी की फटी रह गई उसकी। हे भगवान, इसके मुंह से तो झाग निकल रहे हैं। चॉकलेट में जहर। और निगाह घुमाते ही जैसे उसे सांप सूंघ गया। कुछ पलों तक सन्नाटे की सी अवस्था में खड़ा रह गया वह, किंतु फिर उसने अगले ही पल उसके कंठों से एक जबरदस्त चीख उछल पड़ी। खून, जहर, चॉकलेट में जहर है। फिर पागलों के समान वह अन्य बच्चों की तरफ लपका जो चॉकलेट खाने जा रहे थे और छीनना शुरू करते। नहीं नहीं बच्चों, चॉकलेट मत खाना, इसमें जहर है, फेंक दो चॉकलेट को, मैं कहता हूं फेंक दो। आनंद फानन में आसपास से गुजरते लोगों में एकत्रित हो गए और बच्चों के होश में चॉकलेट छीन छीन कर फेंकने लगे। फेंको इसे, इनमें जहर है। जबकि उधर चौकीदार स्कूल के प्रिंसिपल के कक्ष में। गजब हो गया सर, जल्दी चलिए, स्कूल के बहुत से बच्चों ने जहर भरी चॉकलेट खा ली। और क्या? ओह माय गॉड। दरियागंज स्थित पुलिस स्टेशन। हेलो, सब इंस्पेक्टर नाशन हियर। क्या हुआ? ओह माय गॉड, मैं पहुंच रहा हूं। सायरन बजाती पुलिस जीप व पेट्रोल गाड़ियां आंधी तूफान की तरह घटना स्थल की ओर रवाना हो गई। तत्पश्चात कई एम्बुलेंसों के सायरन भी बज उठे। अताहत बच्चों को तुरंत एम्बुलेंस में डालकर अस्पताल पहुंचाया गया। और उस शाम को समाचार पत्र, टीवी, रेडियो इत्यादि संचार व्यवस्थाएं चीख उठी। आज के मुख्य समाचार। दिल्ली के कई स्कूलों पर एक साथ जैसा जहरीला आक्रमण। बच्चों को चॉकलेट में मिश्रित साइनाइड विष दिया गया। एक समाचार पत्र में आतंकवादियों द्वारा भेजे गए एक पत्र के अनुसार इस कार्रवाई की जिम्मेदारी जैबरा आतंकवादी संगठन ने ली है। दिल्ली पुलिस तुरंत सक्रिय हो उठी। रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया। प्रत्येक ऐसे स्थान की जांच की जाने लगी जहां से आतंकवादी के शहर से बाहर निकलने का जरा भी संदेह था। उधर अफ्रीका के एक गुलाम टापू में जलना निमटा के आतंकवाद खात्मा करने के बाद नागराज भारत की राजधानी दिल्ली पहुंचा। यहां वह होटल राज पैलेस के एक शानदार कक्ष में ठहरा हुआ था। गुड मॉर्निंग सर, आपका दूध और आज का समाचार पत्र। गुड मॉर्निंग, थैंक यू। अखबार खोलते ही नागराज की निगाहें सुर्खियों पर चिपक कर रह गईं। विश्वव्यापी जैबरा आतंकवादी संगठन दिल्ली में सक्रिय, उसका पहला निशाना मासूम बच्चे। लगता है यहां भी मैं शांति के साथ नहीं रह सकूंगा, तब तक नहीं जब तक जैबरा का एक भी आतंकवादी यहां जीवित है। तभी नागराज साथ वाले कमरे से आते ही उठा पटक की आवाजें सुनकर चौंक उठा। मेरी छठी इंद्री कह रही है कि साथ वाले कमरे में जरूर कोई गड़बड़ है। और अगले ही पल वह अपनी कक्ष की खिड़की से निकलकर साथ वाले कक्ष की खिड़की तरफ लपका। जबकि साथ वाले कक्ष में जैबरा से गद्दारी करके कोई जीवित नहीं रह सका। टोनी, बस गंजे, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, इसे उठाकर खिड़की से नीचे फेंक दे। गंजा टोनी को उठाने के लिए आगे बढ़ा। चलो टोनी, तुम्हारे साथ बीवी बच्चे के पास पहुंचा देते हैं। नहीं, छोड़ दो मुझे, बचाओ। अगले पल उस गंजे ने 15वीं मंजिल से नीचे उछाल दिया। हाय,
किंतु नागराज ऐसे हादसों से निपटने के लिए बिल्कुल तैयार था। नागरस्सी से गिरते हुए टोनी के शरीर से लिपट गई और उसे वापस ऊपर खींचने लगी। गंजे ने यह सब अविश्वसनीय दृश्य देखते हुए रिवॉल्वर निकालकर नागरस्सी पर फायर छोक दिए, लेकिन हड़बड़ाहट में उस सभी निशाने चूक गए और इससे पहले कि वह कोई और फायर कर पाता, ओह सांपों ने उसकी हिम्मत तोड़ दी थी। उसके बाद नागराज ने उसे और शैतानी करने का अवसर ही नहीं दिया। गंजे के तीनों सभी नागराज को यूं एकाएक खिड़की पर प्रकट होते देख जड़वत हो गए। फिर अब वे सोचने समझने लायक रहे तो उन्होंने एक रिवॉल्वर निकाली और नागराज पर दनादन गोलियां चलाने लगे। काश बेचारे जान पाते मुझ पर गोलियों का असर नहीं होता। नागराज पर गोलियों का असर क्यों नहीं होता, ये जानने के लिए पढ़े नागराज का प्रथम कॉमिक्स नागराज। और जल्दी ही उन्हें इस कटु सत्य का एहसास हो गया। पूरे हो गए तुम लोगों के अरमान, अब मैं कुछ करता हूं। पहले तो अपने ये खतरनाक खिलौने इधर दे दो। नागरस्सी की मदद से नागराज ने तीनों के रिवॉल्वर छटक लिए और अब हाय मानवता के दुश्मनों का दुश्मन एक बार फिर मानवता की खातिर लड़ रहा था। और जब वह इस कार्य से निवृत्त हुआ तो खिड़की से पुलिस सायरन की आवाज आने लगी। नागराज खिड़की की तरफ लपका। लगता है गोलियों की आवाज सुनकर किसी ने पुलिस को बुला लिया है। टोनी प्यारे, जल्दी यहां से निकल चलो वरना पुलिस रोक लेगी। चलो। टोनी जल्दी ही खिड़की पर चढ़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन नागराज ने उसे रोक लिया और स्वयं भी खिड़की से नीचे उतर आया। इधर से नहीं प्यारे, उधर से, हवा में उड़कर जाएंगे उस पार सामने वाली बिल्डिंग तक। क्या? अरे भाई मरना ही था तो बचाया क्यों? और इस बार नागरस्सी सामने वाली इमारत की छत पर मुंडेर पर लटकी। चलो चुपचाप मेरी पीठ पर सवार हो जाओ और कसकर पकड़ना। टोनी को नागरस्सी से पीठ पर बांधकर नागरस्सी से झूलता हुआ एक और फिर सड़क को पार करते हुए सामने वाली इमारत पर पांव जमा दिया। फिर नागराज तेजी से ऊपर उठने लगा। छत पर पहुंचने के बाद नागराज ने अपनी बेल्ट खोली और उसे ओवरकोट में बदल लिया। क्या हम जिंदा हैं? प्यारे भाई आंखें खोलो। उस इमारत से नीचे उतरकर दोनों एक टैक्सी में सवार हुए। दोनों अब पुराने किले की तरफ बढ़ रहे थे। कुछ देर बाद दोनों पुराने किले के निर्जन खंडर में थे। हाँ प्यारे, अब सीधी तरह मुझे जेब्रा के बारे में बता रहे हो या तुम्हारी भी अकल दुरुस्त करनी पड़ेगी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं तुम नागराज हो, आतंकवाद के दुश्मन। जेब्रा संगठन एक खतरनाक आतंकवादी गिरोह का नाम है जो अपनी मांगी मनवाने के लिए बच्चों को भी नहीं बख्शता। वे बम विस्फोट से मासूमों की जिंदगी ले लेता है। रूपसा उसका ईमान धर्म है, रुपया उसका ईमान धर्म है। इस समय से लोग विदेशी इशारों पर देश में तोड़फोड़ आतंकवादी कार्रवाई कर रहे हैं। कुछ दिन पूर्व जेब्रा को एक खास आदमी चीता पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था। तब पुलिस को इसका सबक सिखाने के लिए बच्चों की हत्याएं की। लेकिन तुम इनके विरुद्ध कैसे हो गए? इसकी भी एक कहानी है नागराज। मुझे संगठन ने अप्पू घर में बम फेंकने के लिए सौंपा था। उस दिन जेब्रा एक आदमी मुझसे मिला। टोनी, तुम्हें आज ये बम अप्पू घर में बच्चों की भीड़ में बीच फेंकना है। मैंने अपना काम निपटाऊं। सैकड़ों बच्चे वे बड़े उस बम कांड में मारे गए। फिर मैंने अपना मेहनताना लिया। तुम्हारा काम हो गया। शाबाश, ये लो 1 लाख रुपया। और फिर जब मैं घर पहुंचा तो मुझे पता चला कि मेरी पत्नी के साथ मेरी मासूम 3 वर्षीय पिंकी और राहुल भी उस बम विस्फोट में हमेशा के लिए छिन गए थे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। पिंकी, राहुल, सुनीता, मेरे बच्चों, उर्फ हे भगवान, यह क्या हो गया प्रभु? मैंने अपने ही हाथों अपना घर हरा संसार उजाड़ दिया। उस दिन के बाद मुझे अपने साई से भी नफरत हो गई। मैं जीना नहीं चाहता था, लेकिन मरने से पहले जेब्रा सहित उसके पूरे संगठन को सफाया कर देना चाहता था। तुम कातिल हो। तुमने सैकड़ों घरों की रोशनी लूटी है। आज तुम्हारे अपने घर में अंधेरा हो चुका है। अपने मासूम बच्चों के खूनी हो तुम, बीबी के हत्यारे हो तुम। नहीं नहीं, मैंने कसम खाई, मैं ये घिनौना काम छोड़ दूंगा और जेब्रा से अपने बीबी बच्चों की मौत का बदला लूंगा। जब मैंने 2 अन्य
सदस्यों से जेबरा के बारे में जानकारी हासिल करनी चाहिए। जो तुम जानना चाहते हो उसका परिणाम जानते हो? हाँ, मौत, लेकिन मेरी नहीं, उस जेबरा शैतान की। और तभी से संगठन को मेरी तलाश है। इसका मतलब जेबरा एक तक पहुंचने का रास्ता तुम नहीं जानते। जेबरा तक हमें केवल चीता ही पहुंचा सकता है। चीता? हाँ, चीता जेबरा का दाहिना हाथ है। वे दिल्ली की सर्वाधिक सुरक्षित तिहाड़ जेल में कैद है। वे टोनी, भारत मेरी मातृभूमि है और मैं अपने देशवासियों को जेबरा के आतंक से मुक्ति दिलाने के बाद ही दिल्ली से जाऊंगा। तो फिर आओ मेरे साथ। नागराज, मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। दोनों किले से बाहर निकल गए। फिर वे एक टैक्सी पर सवार तिहाड़ जेल की तरफ बढ़ रहे थे। इस जेल की सुरक्षा व्यवस्था के बारे में तुम कुछ जानते हो? हाँ, थोड़ा बहुत, जो आपने दूसरे साथियों से सुना है। जेल से कुछ ही दूर उन्होंने टैक्सी छोड़ दी। नागराज, तुम करना क्या चाहते हो? मैं चीता को जेल में से निकालना चाहता हूँ। नागराज की बात सुनकर टोनी अचानक से उछल पड़ा। क्या क्या वह क्या सुन रहे हो नागराज? यह असंभव है। क्यों? नागराज, इस जेल की 20 फुट ऊंची चारदीवारी के ऊपर दिन रात सिपाहियों का पहरा रहता है और तुम्हारी मंजिल है वह टावर जिसकी कोई सीढ़ी नहीं है। उसकी छत पर ही एक कुख्यात कैदियों को 4 स्टैंड धारियों की निगरानी में रखा जाता है। चारों 1 महीने तक ऊपर रहते हैं। 1 महीने बाद क्रेन की सहायता से दूसरे 4 सिपाहियों के ऊपर भेजकर उन्हें नीचे लाया जाता है। सिपाहियों व कैदियों का खाना भी रोज ऊपर रस्सियों द्वारा भेजा जाता है। अगर हम टावर की छत पर हेलीकॉप्टर द्वारा पहुंच जाएं तो टावर के ऊपर अनाधिकृत उड़ान भरते किसी भी हेलीकॉप्टर या विमान को यह मशीन गन द्वारा गिरा सकते हैं। ओह, इसका मतलब टावर के ऊपर मशीन गन भी है? हाँ। दोनों फिर एक टैक्सी में सवार हो गए। बहुत सुरक्षित जेल है। हाँ, तो तुमने चीता को छुड़ाने का विचार त्याग दिया? जवाब में नागराज मुस्कुराया और बोला, मैं आज रात ही चीता को जेल से निकाल लाऊंगा। क्या? रात के 1 बजे नागराज का हेलीकॉप्टर तिहाड़ जेल के आसपास दिल्ली के ऊपर मंडरा रहा था। तुम हेलीकॉप्टर में मेरा इंतजार करना, ठीक है? कुछ ही देर बाद हेलीकॉप्टर से जेल से थोड़ी दूर मैदान में उतरा। विश यू बेस्ट ऑफ लक नागराज। और नागराज चल पड़ा एक और खतरनाक मिशन पर। जैसे ही चारदीवारी के ऊपर घूमते सिपाही एक दूसरे विपरीत दिशा में जाने लगे, नागराज भागकर दीवार के पास पहुंचा और दीवार पर रेंगने लगा। कुछ ही क्षणों में वह ऊपर पहुंच गया। फिर वह जेल के अंदर की दीवार पर रेंगने लगा। ओह, सिपाही के पलटने से पहले मुझे नीचे पहुंच जाऊं, नहीं तो व्यर्थ का हंगामा होगा। दीवार से नीचे उतरकर उसे वहीं रुक जाना पड़ा। उफ, ये सर्चलाइट की रोशनी सारे मैदान में घूम रही है। इनसे बचकर ही टावर तक पहुंचना होगा। कुछ देर में रुककर वह सर्चलाइट के दायरों की गति व दिशा का अध्ययन करता रहा और इस बार जैसे ही दायरा उसके सामने से निकला, उसने जीप की तरफ दौड़ लगा दी। 25 गिनने तक मुझे जीप तक पहुंचना होगा। सर्चलाइट का दायरा नागराज की तरफ आया, किंतु नागराज सुरक्षित जीप के नीचे पहुंच चुका था। टावर के नीचे पहुंचकर दीवार पर रेंगना खतरनाक हो सकता है। शायद कोई अलार्म छिपा हो। नागराज सी टावर के दूसरे मशीन गन से लिपट गई और नागराज ऊपर उठने लगा। टावर पर सावधान खड़े सिपाही इस आश्चर्यजनक घटना से बेखबर थे और अगले क्षण एक बिजली सी चमकी और इस चमक के समाप्त होते ही बेहोशी हो चुके 3 सिपाही और नागराज चौथी सिपाही पर बरस रहा था। बता, चीता कहाँ कैद है? नागराज की कहर ढाती आवाज ने उसे बोलने पर मजबूर कर दिया। यहाँ इस जाल के नीचे कैद है वह। चाबी कहाँ है इसकी? जेलर के पास। इस बीच नागरस्सी की चमकदार आंखें उसे सम्मोहित कर चुकी थी। अब तुम चुपचाप यहाँ खड़े रहो। आधे घंटे बाद जब होश में आओगे तो सब भूल चुके होगे। फिर वह लोहे के जाल की तरफ बढ़ा। इस जाल को बाहुबल से उखाड़ना होगा। उफ, बहुत मजबूत जाल है। नीचे जाने के लिए सीढ़ियां बनी हुई थी। उफ, गुप्त अंधेरा है, किंतु मैं तो अपने नागनेत्रों से अंधेरे में भी देखने में सक्षम हूं। नागराज की निगाहें चीते तलाशने लगी। चीता, कहाँ हो तुम? मैं तुम्हें छुड़ाने आया हूं। कौन हो? वहां, मैं यहां हूं।
क्या तुम ही चीता हो? हाँ। ओह, तो जल्दी करो, जेबरा ने तुम्हें मुझे छुड़ाने के लिए भेजा है। नागराज ने जंजीर पकड़ी और बारी बारी से अपनी बलिष्ठ भुजाओं की मदद से उन्हें दीवार पर उखाड़ दिया। कमाल का बलशाली है। और चीता जंजीरों की कैद से मुक्त हो गया। अंधेरे में भी कैसे काम कर रहा है ये। जल्दी चलो, हमारे पास समय बहुत कम है। दोनों ऊपर आए। यहाँ से नीचे कैसे जाएंगे हम? चुपचाप सब देखते जाओ। नागराज ने कलाइयों से नागरस्सी छोड़ी। अगले ही सब सिपाहियों को बेहोश कर दिया बिना हथियार के। और ये मूर्ति बना कैसे खड़ा है? नागरस्सी चारदीवारी के साथ बनी सर्चलाइट टावर से लिपट गई। हाय, मैं कहाँ हूँ? ये क्या हो रहा है? चीता, हम इस रस्सी के सहारे जेल की चारदीवारी तक पहुंच जाएंगे। तुम तैयार हो? हाँ, मैं तैयार हूँ। इस बीच चीता द्वारा छोड़े जाने से सिपाही का सम्मोहन टूट चुका था। चीता नागरस्सी को पकड़कर लटक गया। अरे, ये दोनों कौन हैं? इन्हें रोकना होगा। जरा सी सावधानी से जाना चीता, रस्सी हाथ से ना फिसल जाए। अजीब सी गिलगिली सी रस्सी है। ओह, ये। नागराज भी चीता के पीछे नागरस्सी पर लटक गया और सिपाही से बेखबर जिसने उन पर मशीन गन तान दी। रुक जाओ वरना गोली मार दूंगा। ओह, लगता है सिपाही होश में आ गया। इसने ये रस्सी यहाँ तक बांधी कैसे? जादूगर लगता है ये। दोनों को ना रुकता देख सिपाही ने मशीन गन का मुंह खोल दिया। ओह, वह मशीन गन चला रहा है। मुझे चीता की अपनी आड़ में रखना होगा। गोलियों की आवाज से चीता हलकान को हो गया। बाप रे, अब कोई नहीं बचा सकता हमें। गोलियां तो इधर उधर से निकल रही थी या नागराज के शरीर से टकराकर बेकार हो रही थी। क्यों महंगी गोलियां बर्बाद कर रहे हो ये? परंतु दूसरी तरफ गोलियों की आवाज से सारी जेल में भगदड़ मच गई। अरे ये क्या? ये गोलियां कौन चला रहा है? टावर पर कुछ दिख भी तो नहीं रहा। खतरे का सायरन बजाओ। ऊपर सर्चलाइट की रोशनी डालो। तभी सर्चलाइट का प्रकाश उनकी तरफ घूमा और रोशनी में उफ, सर्चलाइट पर पड़े सिपाही अपने नीचे आने का इंतजार कर रहे थे। आने दो इन्हें, जैसे ही नीचे आएंगे दबोच लेंगे। इधर चीता ने जैसे ही अगला हाथ आगे बढ़ाया, उसकी नजर नाक के मुंह पर पड़ी। अरे बाप रे, सांप! मैं तो मर गया। किसी ने सही कहा था कि सांप को अचानक देखने से बड़े बड़े सुरमाओं की हवा निकल जाती है। किंतु नागराज एकदम सतर्क रहा। उसने लपक कर चीता को बाहों में भर लिया। डरो मत और मुझे कसकर पकड़ लो। जेलर भी अब तक टावर पर पहुंच चुका था। हम भाग नहीं सकते, स्वागत की पूरी तैयारी है। आओ बेटा, त्यार से भागोगे? किंतु उन्हें पकड़ने की इच्छा जेलर के मन में ही रह गई। नागराज की करारी लात ने उसे टावर के नीचे दीवार पर उछाल फेंका और इससे पहले कि बाकी सिपाही कुछ कर पाते, नागराज व चीता उन पर कहर बनकर टूट पड़े। किंतु जेल में सिपाहियों की संख्या बहुत अधिक थी। वे सब टावर का घेराव कर रहे थे। ये तो बढ़ते ही जा रहे हैं और समय बर्बाद किया तो हो सकता है बाहर से भी सहायता आ जाए। भागना ही बेहतर रहेगा। इधर चीता भी यही सोच रहा था, अतः उसने टावर से छलांग लगा दी और नागराज यह देखकर दंग रह गया कि वे केवल सही सलामत जमीन पर पहुंच गया, बाकी एक तरफ भाग निकलता। यह तो वाकई चीते की तरह फुर्तीला है। फिर नागराज भी वहां नहीं रुका, किंतु अब व्यर्थ रहा। नागराज चीता के पीछे झाड़ियों में विलीन हो गया। और जिस समय पुलिस की पेट्रोल जीपें उन्हें सड़क पर खोज रही थी, वे हेलीकॉप्टर में बैठकर अवैध कहीं जाने वाली उस जेल के से दूर जा रहे थे। चीता, किंग जेबरा के आदेश अनुसार तुम्हें जेल से छुड़ाना था। अब तुम हमें अड्डे तक रास्ता बताओगे तो हम तुम्हें सुरक्षित वहां छोड़ देंगे। जरूर दोस्त। हेलीकॉप्टर सूरजकुंड की निर्जन पहाड़ियों की तरफ ले चलो। शीघ्र ही हेलीकॉप्टर एक निर्जन पहाड़ी स्थल पर मंडरा रहा था। टोनी, यहाँ पर 2 चक्कर सीधे लगाकर 1 चक्कर उल्टा काटो और फिर 3 बार लाइट ऑन ऑफ करो, तभी तुम यहाँ पर सही सलामत उतर सकोगे। टोनी ने वैसा ही किया जैसा कि शायद कोई गुप्त संकेत था। जवाब में नीचे से एक लाल रोशनी दिखाई दी। फिर नीचे रोशनी से नहाया एक हेलीपैड नजर आने लगा। टोनी, रास्ता साफ है, हेलीकॉप्टर उतार दो। टोनी ने हेलीकॉप्टर नीचे उतार दिया। कुछ ही देर बाद तीनों एक अंधेरे हॉल में खड़े थे। यह अंधेरा कैसा है? बस किंग जेबरा के आते ही यहाँ रोशनी हो जाएगी।
और तभी रोशनी के साथ किंग जेब्रा हॉल में प्रकट हुआ। आओ नागराज, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे, और यकीन जानो तुम यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आए हो। होटल राज पैलेस पर मेरे आदमियों से मुठभेड़ के बाद यहाँ तक पहुँचने की कोई तुम्हारी गतिविधियाँ मुझ पर छुपी नहीं। तुमने अपनी मौत को स्वयं अपने घर आने का निमंत्रण दिया है जेब्रा। मैंने कसम खाई थी कि तुम जैसे आतंकवादियों को चुन चुन कर मारूंगा। नागराज का यह बदला हुआ रूप देखकर चीता को जैसे होश आया। तुम मूर्ख हो चीता। किंग, मैं कुछ समझा नहीं। इसने तो आपके कहने पर मुझे जेल से छुड़ाया था। हम इस शख्स से केवल हमारे अड्डे तक पहुंचने के लिए इस गद्दार टोनी से मिलकर तुम्हें जेल से छुड़ाया है, वरना यह तो हमें जैसे लोगों का पक्का दुश्मन है नागराज। और सुनो, मुझे जब से 1 घंटे बाद लंदन की फ्लाइट पकड़नी है, मैं इसे तुम्हारे हवाले छोड़कर जा रहा हूं। इसे इस काबिल न छोड़ना कि यह अपनी कसम याद रख सके। यह सुनते ही चीता ने नागराज पर छलांग लगा दी। बूम। इस बीच जेब्रा वहां से निकल चुका था। नागराज के धुआंधार वारों से चीता बेदम हो चुका था। हाय, मुझे छोड़ दो। तुझे सिर्फ जेब्रा के बदले छोड़ सकता हूँ। मुझे उस तक पहुंचने का रास्ता बता दे। और फिर चीता उसे सब कुछ बताता चला गया। क्रोधित नागराज अपनी दोनों उंगलियां खड़ी नागराज की ओर बढ़ाता चला गया। जा नीच, अब तक पुलिस नहीं जाती रही, अंधेरे में भटकता रहे। नागराज टोनी के साथ दीवार की तरफ बढ़ा और उसने चीता द्वारा बताया गया गुप्त बटन दबा दिया। फलस्वरूप दीवार में मार्ग नजर आने लगा और दोनों आगे बढ़ चले। उस गलियारे में बदलते हुए दोनों हेलीपैड तक पहुंच गए, जहां उनका हेलीकॉप्टर जेब्रा के आदमियों के कब्जे में खड़ा था। टोनी, कहीं चीता ने हमें गलत कोड तो नहीं दिया? अब हम भी इससे निपटने के लिए तैयार हैं। हेलीकॉप्टर के करीब पहुंचते ही उन्होंने दोनों को रोका। अपना कोड नंबर बताओ। जेब्रा 666। कोड नंबर सुनते ही वे संतुष्ट हो गए और अगले ही क्षण दोनों हेलीकॉप्टर द्वारा आकाश में उड़ रहे थे। टोनी, सड़क की तरफ बढ़ो, अभी वह ज्यादा दूर नहीं गया होगा। कुछ ही दूरी पर जेब्रा की कार आंधी तूफान की तरह दौड़ी जा रही थी। कल सारे संसार में यह खबर फैल जाएगी कि बुलडॉग विलियम और सीमैन जैसे दिग्गजों का खात्मा करने वाला नागराज जेब्रा के दाएं हाथ चीता के हाथों मारा गया। बेचारा नागराज अपनी कसम पूरी ना कर सका। अरे यह क्या? ये कार क्यों हिल रही है? अरे ये तो हवा में उड़ रही है। यह सच्चाई थी, यह चमत्कार उन अनगिनत सांपों से नागराज ने जिसमें वास करते थे। और अगली सुबह दिल्ली वासियों के लिए उत्तेजना भरी थी। दरियागंज पुल पर जेब्रा का बेहोश जिस्म टंगा हुआ था और उस पर यह पोस्टर लटका हुआ था। यह व्यक्ति आतंकवादी दल का सरगना जेब्रा है, जिसने आपके मासूम बच्चों की हत्याएं की। अब मैं इसे आपके हवाले के लिए छोड़ के जा रहा हूं नागराज। किसी ने यह दृश्य देखते ही पुलिस को फोन कर दिया था, किंतु पुलिस के पहुंचने से पहले ही जेब्रा क्रोधित भीड़ का शिकार बन चुका था। लोगों ने पत्थर मार मार कर उसे जान से मार डाला था। उधर नागराज के कहने पर टोनी एक पब्लिक टेलीफोन बूथ में प्रविष्ट हुआ। हेलो कमिश्नर साहब, खुकार आतंकवादी जेब्रा के ठिकाने का पता नोट कीजिए। और पता बताने के बाद जब वे बूथ से बाहर निकला तो नागराज का कहीं पता न था। ओह नागराज, तुम दिल्ली वासियों को छोड़कर चले गए, लेकिन कोई बात नहीं। अपराध के खिलाफ तुम्हारी इस जंग का एक सैनिक मेरे रूप में यहां मौजूद है। मैं कसम लेता हूं कि मेरे रहते दिल्ली में अब कोई नया जेब्रा सिर नहीं उठा सकेगा। तो गाइस, कैसी लगी आपको कॉमिक्स? वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मिलते हैं अगली कॉमिक्स में।